हेलो स्टूडेंट्स। इतिहास की ऑनलाइन क्लास में आज हम बीए पार्ट सेकंड के प्रथम प्रश्न पत्र मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री में क्षेत्रीय शक्तियों के उदय के अंतर्गत बंगाल के बारे में हम अध्ययन करेंगे। ये बंगाल का विभाजन पूर्व का मानचित्र मैंने यहाँ पेस्ट किया है, जिसमें पूर्वी बंगाल, जो कि अभी बांग्लादेश के नाम से अलग देश है, और अपना पश्चिम बंगाल, दोनों को ही यहाँ दर्शाया गया है। पूर्वी बंगाल जो बांग्लादेश है अभी, वो ग्रीन कलर में है, और बाकी जो अपना वेस्ट बंगाल है वो ये पर्पल कलर में यहाँ मानचित्र में शो है, ताकि हमें इसकी भौगोलिक स्थिति के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त हो सके बंगाल के बारे में। बंगाल को देखेंगे, बंगाल भारत के समृद्धतम प्रदेशों में से एक था, फिर भी यहाँ सत्ता के लिए काफ़ी संघर्ष हुए। और वर्तमान राजनीति में भी हम देखते हैं कि बंगाल में राजनीतिक हिंसाएं होती रहती है, और राजनीतिक हिंसा की वजह से बंगाल चर्चा में बना रहता है। तो बंगाल का राजनीतिक हिंसा का इतिहास जो है वर्तमान ही नहीं, मध्यकाल से जुड़ा हुआ था। बंगाल की जो राजधानी थी उस समय लखनऊ थी, वो विद्रोहों का नगर कहलाती थी। विदेशी यात्री जो भारत आए, उन्होंने बंगाल को सब अच्छी वस्तुओं से भरे हुए नरक की संज्ञा दी है। बंगाल एक समृद्धतम प्रांत था, चाहे वो कृषि उपज की दृष्टि से हो, चाहे व्यापारिक दृष्टि से हो। अंग्रेज़ों ने जो भारत में जो प्रवेश किया वो बंगाल से किया, क्योंकि कलकत्ता जो बंदरगाह है, प्राचीन काल में जो ताम्रलिप्ति कहलाता था, वो प्राचीन काल से व्यापार का एक बड़ा केंद्र रहा है दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के कारण, देशों से व्यापार के कारण। तो इस वजह से बंगाल समृद्ध रहा है, कहें प्राचीन काल में भी और मध्यकाल में भी। तो बंगाल के इतिहास को हम देखें तो 1205 ईस्वी में इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने बंगाल को जीतकर दिल्ली सल्तनत में सम्मिलित किया था, और उसके बाद से ही बंगाल पर मुस्लिम सत्ता की स्थापना हुई, या मुस्लिम शासकों का राज्य रहा। बख्तियार खिलजी के उत्तराधिकारियों ने दिल्ली से स्वतंत्र होने का प्रयास किया। बंगाल की समृद्धि और दिल्ली से अत्यधिक दूरी के कारण यहाँ के जो सूबेदार थे, वो केंद्रीय सत्ता के नियंत्रण से मुक्त होने के लिए सदैव ही प्रयास करते रहते थे। 1279 ईस्वी में 79 में बलबन जब दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था, तब तुगरिल खां यहाँ का सूबेदार नियुक्त था, मगर उसने बलबन के खिलाफ विद्रोह किया। बलबन ने तुगरिल के विद्रोह का कठोरता से दमन किया। उसके समर्थकों को सरेआम सूली पर लटकाया गया, और अपने पुत्र बुगरा खां को विद्रोह नहीं करने का उपदेश देते हुए उसे बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया। मगर जैसे ही बलबन की मृत्यु हुई, बुगरा खां ने भी अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। बुगरा खां ने 1291 ईस्वी तक शासन किया। इसके पश्चात उसने अपने पुत्र रुकनुद्दीन कैकोश को बंगाल का शासन सौंप दिया। रुकनुद्दीन कैकोश ने 1301 ईस्वी तक स्वतंत्र शासक के रूप में शासन किया। इसके बाद बिहार के सूबेदार शमसुद्दीन फिरोज शाह ने बंगाल पर अधिकार कर लिया। 1322 ईस्वी में उसकी मृत्यु के बाद उसके पुत्रों में उत्तराधिकार के लिए संघर्ष हुआ, और उसका पुत्र गयासुद्दीन इस उत्तराधिकार संघर्ष में सफल होकर के बंगाल का शासक बना। तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल को पुनः दिल्ली के प्रभुत्व में लाने के लिए 1324 ईस्वी में बंगाल पर आक्रमण किया, और बंगाल को पुनः दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत वो लेकर आया। और उसने नासिरुद्दीन को बंगाल का अधीनस्थ शासक नियुक्त करते हुए उसे सुल्तान की उपाधि धारण करने और सिक्के जारी करने का अधिकार प्रदान किया। बंगाल एक बड़ा प्रांत भी था, और प्रशासनिक दृष्टि से भी काफ़ी असुविधा महसूस होती थी, और आय के ज़्यादा साधन होने के कारण यहाँ के शासक जो है हमेशा स्वतंत्र होने का प्रयास करते रहते थे। तो उसने बंगाल की समस्या को सुलझाने के लिए गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल के 3 टुकड़े करके उसकी 3 राजधानियाँ बना दी। जैसे उत्तरी बंगाल की राजधानी लखनऊ कर दी उसने, पूर्वी बंगाल की सोनार गांव और दक्षिण बंगाल की सतगांव बना करके उन्हें 3 स्वतंत्र प्रशासकीय इकाइयाँ बना करके उसने बंगाल की समस्या को हल करने का प्रयास किया। मोहम्मद तुगलक ने गद्दी पर बैठने के बाद
कादर खां को लखनौती का, इज़्ज़ुद्दीन आज़म मुल्क को सतगांव का और गयासुद्दीन बहादुर को सोनार गांव का प्रबंधक नियुक्त किया। मगर मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में ही अली मुबारक ने सुल्तान अलाउद्दीन की उपाधि धारण करके लखनौती में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर दी। पुणे यानी बंगाल दिल्ली सल्तनत से स्वतंत्र हो गया। सुल्तान अलाउद्दीन ने राजधानी भी लखनौती से पांडुआ स्थानांतरित कर दी। गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद तुगलक और उसके बाद फिरोज़ तुगलक द्वारा भी बंगाल की समस्या को सुलझाने का प्रयास किया गया। फिरोज़ तुगलक ने बंगाल को पुनः अपने अधीनस्थ लाने के लिए उसने 2 अभियान बंगाल पर किए, 1353 ईस्वी और 1359 ईस्वी में। मगर दोनों ही बार उसे बंगाल के शासकों के खिलाफ ज़्यादा सफलता नहीं मिली और उसे 1353 ईस्वी में हाजी इलियास शाह से संधि करके दिल्ली लौटना पड़ा और 1359 ईस्वी में सिकंदर शाह से संधि करके गयासुद्दीन फिरोज़ तुगलक जो है दिल्ली लौट आया। हाजी इलियास ने अलाउद्दीन के विरुद्ध विद्रोह किया था और उसकी हत्या करके वो शमसुद्दीन इलियास शाह के नाम से बंगाल की गद्दी पर बैठ गया और उसने 1345 ईस्वी में बंगाल के विभाजन को समाप्त करके एक प्रकार से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में कर ली थी। उसने उड़ीसा व तिरहुत पर आक्रमण करके उनसे भी उसने कर वसूल किया था। फिरोज़ तुगलक का जो समकालीन बंगाल का शासक था वो इलियास शाह और सिकंदर शाह था। सिकंदर शाह की 1393 में मृत्यु होने के बाद, ये थोड़ा स्लाइड में थोड़ा व्यवधान आ गया था, पुनः कंटिन्यू करते हुए हम देखते हैं कि बंगाल का जो शासक था गयासुद्दीन आजम शाह 1393 से 1410 ईस्वी, इसने व्यापार वाणिज्य को प्रोत्साहन देने के लिए चीन के साथ भी कूटनीतिक संबंध या व्यापारिक संबंध इसने बनाए। चटगांव के बंदरगाह का इसने विकास किया और 1406 ईस्वी में एक चीनी दूत मंडल उसके दरबार में आया था और चीनी सम्राट की प्रार्थना पर उसने महारत्न धर्मराज नामक एक बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा। सिराज के कवि हाफिज और प्रसिद्ध सूफी संत नूर कुतुब आलम के प्रति भी यह गयासुद्दीन आजम शाह विशेष श्रद्धा रखता था। इसके बाद सैफुद्दीन हमजा, शिहाबुद्दीन बायजीद शाह और अलाउद्दीन फिरोज शाह शासक बने बंगाल के, मगर उनका काल किसी विशेष उपलब्धियों से रहित रहा। कमज़ोर शासक थे, किसी प्रकार उन्होंने शासन चलाया। 1415 ईस्वी में एक ब्राह्मण जमींदार राजा गणेश ने दरबार में अपना प्रभुत्व स्थापित करके वह बंगाल का स्वतंत्र शासक बन गया। लेकिन मुस्लिम धर्माचार्यों के अनुरोध पर जौनपुर के शासक इब्राहिम शाह सरकी ने बंगाल पर आक्रमण करके राजा गणेश को पराजित किया और उसे अपने पुत्र यदुसेन को इस्लाम धर्म ग्रहण करवाकर बंगाल का शासक बनने पर उसने विवश किया। 1418 ईस्वी में यदुसेन जलालुद्दीन मोहम्मद शाह के नाम से बंगाल का शासक बना। उसने उच्च पदों पर हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति की और विद्वानों को भी उसने संरक्षण दिया। जलालुद्दीन मोहम्मद शाह की मृत्यु के बाद 1431 ईस्वी में शमसुद्दीन अहमद शाह गद्दी पर बैठा। इसके शासनकाल में भी एक चीनी दूत बंगाल आया था। जौनपुर के शासक इब्राहिम शाह ने इस दौरान बंगाल पर आक्रमण किया। अंत में उसके 2 दासों ने राजा हम के बंगाल के नवाब शमसुद्दीन अहमद शाह की उसने हत्या कर दी। इसके बाद बंगाल का जो प्रसिद्ध शासक हुआ है वो अलाउद्दीन हुसैन शाह था, जो 1493 से 1518 ईस्वी तक बंगाल का शासक रहा। इसके बीच नासिरुद्दीन महमूद और बारबक शाह बंगाल के शासक रहे, मगर वो अफ्रीकी दासों के षड्यंत्र के शिकार हुए और अलाउद्दीन हुसैन शाह ने अफ्रीकी दासों पर नियंत्रण स्थापित करके
1493 ईस्वी में बंगाल की गद्दी पर अधिकार किया। अलाउद्दीन हुसैन शाह बंगाल का सर्वाधिक लोकप्रिय शासक था। उसने 1494 ईस्वी में खलीफतुल्लाह की उपाधि धारण की, मगर जौनपुर के शासक हुसैन शाह को शरण देने के कारण उसे सिकंदर लोदी के आक्रमण का सामना करना पड़ा। युद्ध के बाद दोनों में संधि हो गई और बिहार की पूर्वी सीमा दोनों राज्यों के सीमा रेखा मान ली गई। अलाउद्दीन हुसैन शाह ने बंगाली भाषा को संरक्षण दिया और श्री कृष्ण विजय और भागवत पुराण के लेखक मालाधर वसु को उसने संरक्षण दिया। उसने सभी धर्मों के लोगों के साथ अच्छा व्यवहार किया। चैतन्य महाप्रभु का अलाउद्दीन हुसैन शाह सम्मान करता था और उसके काल में बंगाल और बिहार में चैतन्य ने वैष्णव धर्म का प्रचार किया। कई हिंदू अधिकारी और विद्वान उसके दरबार में थे। उसके काल में बंगाल में सत्यवीर नामक सूफी आंदोलन की शुरुआत होना भी मानी जाती है। उसने बंगाल में छोटा सोना नामक मस्जिद का निर्माण किया। इसके साथ ही हुसैन शाह ने राजधानी पांडुआ से गोड़ और बाद में इकदला स्थानांतरित कर दी। तो हम कह सकते हैं कि अलाउद्दीन हुसैन शाह का जो शासनकाल है बंगाल में एक शांति प्रिय और बंगाली भाषा और हम कहें सभी धर्मों की उन्नति का काल रहा। अलाउद्दीन हुसैन शाह की मृत्यु के बाद नुसरत शाह बंगाल का शासक बना। 1518 से 1533 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा। बाबरनामा में बाबर ने जिन 5 मुस्लिम और 2 हिंदू शासकों का उल्लेख किया है उसमें बंगाल के शासक नुसरत शाह का भी नाम है। यानी हम कह सकते हैं कि नुसरत शाह बाबर के भारत आक्रमण के समय बंगाल का शासक था या ये बाबर का समकालीन था। नुसरत शाह को बाबर के आक्रमण का सामना करना पड़ा और उसने बाबर के साथ संधि भी कर ली। नुसरत शाह के शासनकाल में ही सर्वप्रथम पुर्तगालियों ने बंगाल में प्रवेश किया। वह कला साहित्य का संरक्षक था और नुसरत शाह ने कला और साहित्य को संरक्षक दिया। उसने गोड़ में बड़ा सोना और कदम रसूल नामक मस्जिदें बनवाई। बड़ा सोना मस्जिद के 3 और प्रवेश द्वार है, उत्तर, दक्षिण और पूर्व दिशा में। इसके शासनकाल में काशीराम ने महाभारत का बंगला भाषा में अनुवाद किया। नुसरत शाह की मृत्यु के बाद 1533 ईस्वी में उसका पुत्र अलाउद्दीन फिरोज शाह शासक बना, लेकिन कुछ समय बाद ही उसके चाचा गयासुद्दीन महमूद ने उसका वध करके बंगाल की गद्दी पर अधिकार कर लिया। गयासुद्दीन ने 1538 ईस्वी तक बंगाल पर शासन किया। इसके बाद अफ़गानों का शासन बंगाल पर स्थापित हो जाता है। 1568 ईस्वी में सुलेमान किरानी ने मुग़लों की अधीनता स्वीकार कर ली और उसके बाद उसका पुत्र दाऊद हुआ जिसने दिल्ली से अपनी स्वाधीनता घोषित कर दी। फलस्वरूप अकबर ने अपने मनसबदारों के अधीन एक सेना बंगाल विजय के लिए भेजी जिसने दाऊद को परास्त करके भगा दिया और 1575 ईस्वी में बंगाल को मुग़ल साम्राज्य में मिला लिया गया। इस प्रकार बंगाल का जो एक प्रकार से कहें हम स्वतंत्र राज्य के रूप में विकास है। बहुत सारे शासकों की हत्याएं होती रही, शासक और वंश बदलते रहे। जो भी शासक यहाँ दिल्ली सल्तनत के अधीन शासन करता, उनके अधीनस्थ होता, वह कुछ समय बाद ही महत्वाकांक्षी हो जाता। और क्योंकि बंगाल की समृद्धि और दिल्ली से उसकी दूरी इतनी अधिक थी कि दिल्ली से सेना भेजने और आने में भी काफ़ी समय लग जाता था और समृद्धि के कारण बंगाल के शासक बड़ी सेना रखते थे, तो उनकी महत्वाकांक्षा के कारण वो अपनी स्वतंत्रता की घोषणा करते। बार बार दिल्ली को उनके विद्रोह को दबाने के लिए सेना के साथ दिल्ली के शासकों को बंगाल पर अभियान करना पड़ता। शक्तिशाली शासकों ने बंगाल पर अपना नियंत्रण रखा, मगर दिल्ली पर जैसे ही दुर्बल शासकों का शासन स्थापित हुआ या कमज़ोर शासक हुए, बंगाल के सूबेदारों ने या शासकों ने पुनः अपनी स्वाधीनता की घोषणा कर दी।
पर हमें एक चीज़ जो बंगाल में देखने को मिलती है, बंगाल के अधिकांश शासक हम कहें धार्मिक रूप से कट्टर नहीं थे। उन्होंने अन्य धर्मों को भी संरक्षण दिया। इसके साथ ही उन्होंने प्रशासन में उच्च पदों पर सभी धर्मावलंबियों को नियुक्त किया। इसलिए बंगाल की जो संस्कृति है वो एक प्रकार से हम हिंदू मुस्लिम संस्कृति का समन्वय कह सकते हैं। वर्तमान में भी वहाँ यही स्थिति है और मध्यकाल में भी हमें यहाँ कट्टरता बहुत कम देखने को मिलती है। शासक भले ही मुस्लिम रहे हो, इस्लाम के अनुयायी रहे हो, फिर उन पर उन्होंने अन्य धर्म के विद्वानों, अन्य धर्म के योग्य अधिकारियों को अपने प्रशासन में स्थान दिया, उनका सम्मान किया, उन्हें धार्मिक स्वतंत्रता थी। बंगाल की यही संस्कृति आज भी हमें दिखाई देती है। जय हिंद।